कोड या बुक में आपने को ने देखा होगा डिम करके कुछ कोड स्टार्ट होते हैं आपके। अभी तक जो मैंने कोड स्टार्ट किए थे उसमें खाया तो रेंज था या फिर सीट था या फिर वर्कबुक था या एप्लीकेशन थे। तो हम जो 4 पिलर मेन पिलर थे उस पिलर से हम कोड स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन जब आप बुक खोलते हो या फिर कभी कोई और प्रोग्राम देखते हो तो वहां पे आपको डिम से स्टार्ट होने वाले कुछ कोड लाइन दिखेंगे। तो आज चलिए उसी डिम के जो डायमेंशन जो है वो डायमेंशन होता क्या है उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल को हम एक टेम्पररी लोकेशन कह सकते हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें कैलकुलेशन या फिर टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, उसके लिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 4 और 5 को प्लस करना है, सॉरी 4 और 6 को प्लस करना है, तो डायरेक्टली प्लस तो होगा नहीं क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट कहाँ पे अपेयर होंगे। या फिर कोई फॉर्मूला लेन का फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो लेन का फॉर्मूला का रिजल्ट कहाँ पे आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला फंक्शन या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक लोकेशन चाहिए होता है, एक एड्रेस चाहिए होता है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, हमने यहाँ पे लेन लगाया, तो जो लेन का जो आउटपुट है कहाँ पे अपियर हो रहा है, D5 में अपियर हो रहा है। तो मुझे अगर लेन लगाना होगा तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रेंज D5 डॉट वैल्यू इक्वल टू लेन, और लेन के अंदर में हो जाएगा रेंज A1 डॉट वैल्यू। इस तरह से लगाएंगे तो ये तो चलो सही ठीक है आपका, लेकिन D5 आप जो अपियर कर रहे हो D5 पे डेटा पहले से डला होगा या D5 खाली नहीं है, तब क्या करोगे आप। मतलब कि हम रेंज का रेफरेंस तो लेते हैं लेकिन हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, बट क्या होगा कि वो रेंज जो है वो यूज में आ जाएगा। मान लीजिए कि यूजर ने उस पर कुछ और डेटा डाल रखा है, चाहे आपने कुछ और डेटा डाल रखा है, तब क्या होगा। या फिर आप बात करते हैं किसी और एप्लीकेशन में, तो कैसे यूज करोगे वहां पे तो कोई लोकेशन होगा नहीं। या सिंपल आप ये कह सकते हो कुछ ऐसी कैलकुलेशन या कुछ ऐसी फंक्शन या चीजें अप्लाई करना चाहते हो जिसको बाहर यूजर को पता नहीं होना चाहिए कि बैकएंड में क्या हुआ है, उसके लिए हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर इसको मैं मैथमेटिक्स से जोड़ू तो मैथमेटिक्स में आपके पास जो होता है ना कि x इक्वल टू 100 या एक्स वाई जेड, आप लोग अलजेब्रा में एक्स वाई जेड लेते थे, तो एक्स वाई जेड कोई एक वेरिएबल तो था नहीं, एक फंक्शन तो है नहीं, फॉर्मूला है ही नहीं। तो एक्स वाई जेड हम एक ऐसे ही सब मानते हैं, सपोज करते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर P इक्वल टू 100 है, D इक्वल 20 है, तो 20 है, तो Z क्या होगा। तो Z नाम कुछ है नहीं, हमने P D Z हमने ऐसे मान रखा है। या फिर X इक्वल टू 100 करते हो आप, तो X क्या होता है, एक नॉट अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक, नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। लेकिन होता क्या है, वो एक वेरिएबल होता है जिसको आप टेम्परली मान लेते हो, उस पर एक वैल्यू स्टोर कर लेते हो, और जहां जहां आपको 100 की जरूरत पड़ती है वहां वहां पे आप एक्स यूज कर लेते हो। अगर हम सटीक एग्जांपल दो आपको, तो पाई का सिंबल, आप लोग मैथमेटिक्स में पाई का सिंबल यूज करते थे। पाई का सिंबल इस तरह से होता था ना, हम लोग तो ऐसे लिखते थे। तो जहां हम पाई का सिंबल देते थे तो पाई का सिंबल किसको प्रतिनिधित्व करता था, वो करता था 20/7 का या फिर 3.14 का। जहां भी हम पाई का सिंबल लगाते थे तो पाई का मीनिंग होता था 20/7 या फिर 3.14। तो ये पाई इसका प्रतिनिधित्व करता था, इसको रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि हर जगह हम ये वर्ड नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने एक छोटा सा सिंबल ले लिया पाई। उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कि जहां पे हम बार बार फॉर्मूले नहीं लिख सकते थे, उस केस में हम वेरिएबल लेते हैं।
अगर हम सटीक एग्जाम्पल आपको दिखाऊं तो चलिए आपको बताता हूं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा। आपको याद होगा जब मैंने शायद रूपाली जी तो थी नहीं, पंकज जी आपको याद होगा जब मैं आपको इफ फॉर्मूले सॉरी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ाया था, तो आपको मैंने एक एमआरपी का फॉर्मूला बताया था कि एमआरपी का फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाया था। चलिए एमआरपी के फॉर्मूले को ही हम एक्सेल में बना के दिखाता हूं आपको मैं। जी सर, याद है सर। मैंने बोला कि डिम एक सेकंड लीजिएगा। हाँ संदीप जी, तो हमने यहाँ पे बोला डिम आर एज ए लॉन्ग। ये लॉन्ग इंटीजर होता क्या है मैं अभी आपको थोड़ा देर में कंफर्म करूंगा। लॉन्ग, और मैंने बोला आर इक्वल टू 50। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला एमआरपी के लिए अभी एक और वेरिएबल ऊपर ले लेता हूं मैं, डिम एस एज ए डबल। फिर मैं बोला एस इक्वल टू आर का 0.5% एंड प्लस आर। इसको बोर्ड मास मेथड यूज करना पड़ेगा। फिर सेम यहाँ पे एस इक्वल टू एस का, क्योंकि अभी एस आर का 5 एस पे आ गया, प्लस एस। ट्रेंड और लास्ट में हो जाएगा एमएसजी बॉक्स द एमआरपी इज एस। मैं इसको प्ले करूंगा तो ये आ गया। और अब चाहो तो इसको इनपुट बॉक्स लगा दो। इनपुट बॉक्स एंटर एमआरपी कॉस्ट। ठीक है, अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो सबसे पीछे पूछेगा, तो मैंने कॉस्ट डाल दिया 40 रुपीज, तो ये दिखा देगा 63 रुपीज। इसने बैकएंड में क्या किया रन करने वाले को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने वर्कशीट से कोई रिलेशन नहीं रखा हुआ है, हमने पूरा काम अंदर ही अंदर किया है। तो ये यूज होता है वेरिएबल्स का। जब हमें कैलकुलेशंस करने के लिए, स्टोर करने के लिए वर्कशीट की जरूरत नहीं पड़ती है, उस केस में हम यूज करते हैं अपना रेफरेंसेस, वेरिएबल्स रेफरेंसेस यूज करते हैं। तो अभी बात डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग, डबल, सिंगल होते क्या क्या है। चलिए तो इस चीज पे डिस्कस करते हैं। इसके लिए आई थिंक मैंने आप लोगों को एक बुक दिया था, याद होगा, एक लिंक भेजी थी एक्सेल टू VBA फॉर्म, एक्सेल 2010 पावर प्रोग्रामिंग का। रूपाली जी, पंकज जी, आपके पास बुक मिला हुआ है आपको? जी सर, ये बुक में डाउनलोड कर लिया सर। रूपाली जी, आपको मिला है? मेरे पास तो तब भी मैंने दोबारा ऑन करी खोली फिर भी वो टाइमिंग नहीं आ रही थी। मैंने एक लिंक भेजा था, याद होगा, मैं दोबारा भेज देता हूं। या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, एक्सेल 2010 पावर प्रोग्रामिंग विद VBA। जॉन बाकन बीच इसका राइटर है। आप चाहो तो मार्केट से इसको परचेज भी कर लो, बहुत अच्छी बुक है। ये रहा इसका लिंक।
हाँ, आपको तो कोई अलग लैंग्वेज चाइनीज में ओपन हो रहा था। इस लिंक को खोल के देखिए। मैं इस गूगल से सर्च करूंगी। आपने कर लिया था मैम? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ सही से आपको। नहीं, मैंने कहा उस दिन भी चाइनीज से ही खुला था, तो अब मैं उस बार तो आपने बुक शेयर से दिया था ना, क्योंकि शेयरिंग हाँ दिया था, ड्रॉप बॉक्स से दिया था। हाँ, मैं दोनों गूगल में सर्च करके अपने आप डाउनलोड कर लूंगी। ओके, ठीक है। तो इस बुक के अंदर पेज नंबर 99 में आपको सारे वेरिएबल्स का लिस्ट दिया हुआ है। इसको स्टडी कीजिएगा आप, ठीक है। इसी बुक को मैं आगे फॉलो करूंगा, इसी बुक के बिहाफ से मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक और नोट्स तैयार कर रहा हूं, वो मैं आपको दूंगा। 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा मेरा नोट्स, तो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए इस चीज को हम फॉलो करते हैं। कई तरह की चीजें इसमें होती है बुक, इसके अंदर आपको वेरिएबल्स के अंदर। तो कुछ पे अभी डिस्कस करेंगे, कुछ पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका, अगर मैं सही से लिख के बताऊं आपको, जैसे हमने बोला डिम, सबसे पहला होता है डिम आर एज ए बाइट। बाइट क्या होता है? अभी क्या है कि देखिए इसमें 3 पार्ट है, नंबर, डेट एंड स्ट्रिंग। 4 पार्ट होते हैं, नंबर, डेट, स्ट्रिंग एंड आपका ऑब्जेक्ट। तो डिम आर एज ए बाइट हमने किया, डिम आर एज ए बाइट। अब क्या होगा कि आप आर इक्वल टू 0 to 255 का नंबर शेयर कर सकते हो। ये रियल नंबर इसको बोल सकते हो। इसमें 0 से लेके 255 तक का ही नंबर सेव कर सकते हो। 255 से ऊपर का इसका नंबर सेव करोगे तो आपका दिखाएगा ये एरर दिखाएगा, जिसमें होगा ओवरलैप, ओवरफ्लो, सॉरी ओवरफ्लो आया। इसका मतलब क्या है कि आपने कैपेसिटी, किसी पे कैपेसिटी से बाहर आपने इसका कर रखा है, इसलिए ओवरफ्लो आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि अगर हम बाइट ले तो बाइट में 0 से लेके 255 तक आप डाल सकते हो, 0 to 255। अब फिर आता है डिम। अब एक ही नाम के वेरिएबल आप नहीं ले सकते हो 2 बार, याद रखिएगा। एज ए इंटीजर, इंटीजर में आप जो है -32,000 समथिंग है, पूरा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप देख लीजिएगा बुक में, से +32,000 समथिंग तक अपलोड करता है। लेकिन ये भी आपका डेसिमल प्लेसेस नहीं लेता है। आपका जो बाइट है, बाइट भी आपका डेसिमल प्लेसेस नहीं लेता है और माइनस भी नहीं लेता है। इंटीजर भी आपका डेसिमल प्लेसेस नहीं आता है और वो भी आपका बाइट इसमें ना माइनस में जाता है ना डेसिमल प्लेसेस जाता है। अगर आपके पास 32,000 से ऊपर आपके पास आ गया, मतलब कि 32,000 से ऊपर आपके पास नंबर हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लॉन्ग, डिम R2 एज ए लॉन्ग। लॉन्ग पे आप बहुत ज्यादा, तकरीबन करोड़ों में है, मुझे यहाँ एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आप करोड़ों में नंबर इस पे डाल सकते हो, लेकिन इंटीजर से ज्यादा होता है। लेकिन करोड़ों में है, लेकिन इसकी भी एक आपका क्या बोलते हैं, लिमिटेशन तो है। अगर उस लिमिटेशन को लॉन्ग, अगर मान लो कुछ डाल रहे हो नंबर जो लॉन्ग की लिमिटेशन से ज्यादा है, तो उस केस में आप डिम R2 एज ए सिंगल ला सकते हो। सिंगल उससे भी आपका लिमिटेड होता है। इन सबों में जो आपने ऊपर आप देखे भी, हमने चार टाइप पे डिस्कस किया कि डिम आर एज ए बाइट, आर एज ए इंटीजर, एज ए लॉन्ग, एज ए सिंगल।
इन चारों के ऊपर आप डेसिमल प्लेसेस नहीं डाल सकते हो, लेकिन बाइट को छोड़ के बाकी सबों पे आप माइनस डाल सकते हो, बट डेसिमल्स में नहीं डाल सकते हो। अगर आपको डेसिमल्स में डालना है तो उस केस में आपको डिफाइन करना पड़ेगा डबल या डेसिमल। तो डेसिमल डॉटनेट को सपोर्ट करता है, वीवी एक्सेल को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम एज ए डबल यूज करते हैं। डबल इस पे इसकी कैपेसिटी बाकी सबसे ज्यादा होती है और हम इस पे डेसिमल भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि बाकी सब याद करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम डबल ही क्यों ना डालें, जब डबल सब कुछ ले सकता है तो हम डबल ही डाल लें। लेकिन क्या होता है ना कि सब जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो हर किसी का एक स्टोरेज पॉइंट है और उस स्टोरेज पॉइंट की साइज है। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी इवेंट होता है तो एक स्पेस मेमोरी में एक स्पेस कैप्चर करता है। तो सेम ऐसे अगर डेटा टाइप अगर हम डिफाइन करते तो मेमोरी में एक लोकेशन में जाके एक एरिया डिफाइन करता है, एक लोकेशन डिफाइन करता है। अगर लोकेशन डिफाइन करता है तो साइज भी एक्यूर करता होगा। तो साइज इसका जो साइज एक्यूर करता है तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट साइज है। हम बात करते हैं बाइट की, तो बाइट सिर्फ 1 बाइट ही साइज कैप्चर करता है। इंटीजर 2 बाइट करता है, लॉन्ग 4 बाइट करता है, सिंगल 8 बाइट करता है और डबल भी आई थिंक 8 या 16 बाइट कैप्चर करता है, डबल ज्यादा करता है। तो बोलोगे सर उससे क्या लेना देना, मेरे पास तो 4 GB का रैम है, मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो साइज होता है ना, इसकी एक मैक्रो जो एक सब्जेक्ट टाइप डिफाइन करते हो यहां से यहां तक की, इसकी एक साइज अलॉट होती है। 255 KB से ऊपर कोई मैक्रो बन जाता है आपका, उसका साइज 255 KB से ज्यादा हो जाता है तो एरर आता है प्रोसीजर टू लार्ज। मैं आपको दिखा सकता हूं कि प्रोसीजर टू लार्ज कब आता है। मैं एक ऐसे ही फालतू में मैं मैक्रो लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी दिख रहा है ना, ज्यादा आपका टाइप ही नहीं होगा। टाइप होने के अगर टाइप कर भी लेते हो तो फिर वो रन नहीं करेगा। तो आपको प्रोसीजर टू लार्ज और आउट ऑफ मेमोरी का एरर देता है। इसमें तो कुछ और एरर दे रहा है, इसमें डुप्लीकेट का एरर दे रहा है। एक मिनट मैं सही से लिख के दिखाता हूं आपको। ये तो
तो इस तरह का एरर आता है जब मोर देन मल्टीपल्स अगर आप वेरिएबल्स लेते हो तो इस तरह का एरर आता है। इसीलिए हम अपने यूज के छोटे मोटे मैक्रो पे तो हम डबल ले सकते हैं, पूरे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े मैक्रो जब हम लिखते हैं उस केस में इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि फिर हमें अलग अलग स्प्लिट करने पड़ेंगे मैक्रो। अगर हम मैक्रो को सही तरीके से अरेंज नहीं करेंगे तो फिर मुझे मैक्रो को स्प्लिट करके राइट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम मैक्रो टाइप करते हैं इस चीजों पे ध्यान रखते हैं। फिर हमारे पास दूसरा होता है डिम आर एज ए बुलियन। बुलियन जो होता है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स के लिए, इस पे आप इक्वल टू जैसे डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू फॉल्स बाकी पे नहीं होता क्योंकि हमने जो डेटा टाइप डिफाइन की आर की वो बुलियन है। जब भी हम बुलियन डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें हम। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए एक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डेट का, डिम आर एज ए डेट। अगर हमें कोई भी डेट टेक्स्ट में इसमें लिखना हो, सॉरी इसी में लिखना हो आर इक्वल टू, अगर मैं 1-Jan 2014 लिखा, अगर मैं बाकियों पे लिखूंगा तो इस पे एज ए टेक्स्ट मान जैसे मैंने बुलियन इस पे नंबर पे या फिर कोई इंटीजर है वाइट या लॉन्ग पे डिफाइन किया तो ये पिक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टेक्स्ट लगा हुआ है तो इसको टेक्स्ट मानेगा। लेकिन जब हम डेट में करते हैं तो इसको डेट वैल्यू में कन्वर्ट करके देन ए स्टोर करता है। जब भी आपको डेट अगर स्टोर करना हो तो डिम आर वन एज ए डेट यूज करो। उसके बाद आता है स्ट्रिंग, डिम आर एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप अपना ए कर सकते हो, स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो, मतलब कि जिसपे अगर आपको टेक्स्ट अप्लाई करने हो तो टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो इस पे आर के ऊपर, और सबसे ज्यादा स्पेस कैप्चर करती है स्ट्रिंग। तो अगर आप आर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे अगर नंबर डाल दिया ना, सॉरी आर ऑलरेडी बुलियन फाइन है, R3 कर देता हूं, R3 इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया तो फिर भी हम इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है तो नंबर लेकिन स्टोर हुआ है किसमें, न्यूमेरिक में। मतलब कि जब भी हम मैथमेटिकल कोई भी नंबर को स्ट्रिंग में डालते हैं, स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें सिर्फ एबीसीडी स्टोर हो सकता है, हम इस पे नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। रूपाली जी क्या हुआ, मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? ये मेल मैंने 1 घंटा पहले भेजा था। मुझे अभी मिली है। हेलो, मुझे अभी मिली है। हाँ हो गया, जब वो प्रॉब्लम हो रहा था कनेक्शन में तब भेजा था मैंने, जब मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। तो मतलब कि हम स्ट्रिंग पे वो चीज डालते हैं जिसपे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करना हो। वो डेट भी हो सकता है, और नंबर भी हो सकता है, और ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन उसको एज ए टेक्स्ट एबीसीडी की फॉर्मेट में स्टोर करेगा आपका एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास एक और होता है एज ए ऑब्जेक्ट। हम एक और डिफाइन करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, R3 एज ए ऑब्जेक्ट। एज ए ऑब्जेक्ट जो होता है ये आपका वर्क होता है, जैसे कि इसके लिए अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग के लिए, जब मैं किसी अदर एप्लीकेशन से को एक्सेल पे लेके आता हूं, जैसे कि आउटलुक को कनेक्ट करना है, वर्ड को कनेक्ट करना है, एक्सेस को कनेक्ट करना है, ऐसी कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट पार्ट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगी, कहीं पे आप स्ट्रिंग लेना था वहां पे आपने इंटीजर ले लिया, इंटीजर लेना था लॉन्ग ले लिया, तो छोटे मोटे मैक को राइट करते हो तो उस केस में आप जो है ना सीधे आप ये कर सकते हो डिम आर एज ए वेरिएंट।
वेरिएंट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग। इस पे जो भी हम टाइप करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये 22 KB का स्पेस कैप्चर करता है, 22 बाइट। ठीक है। अगर आपको कुछ भी लिखना हो, आप फंक्शन नहीं बना रहे हो, तो आप इजीली खुद ब खुद लिख सकते हो, अब डायरेक्टली बिना डिफाइन किए भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने डाल दिया d = 50, तो डी नाम का लोकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, मतलब कि आपको डिफाइन करने का भी जरूरत नहीं है। लेकिन किसके अंदर में? सिर्फ मैक्रो के अंदर में। अगर आप फंक्शन बनाते हो तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अगर वेरिएंट ही करना है तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। बट मैक्रो के अंदर में हमने डी टाइप कर दिया, इसका आगे कुछ नहीं डिफाइन किया हुआ है हम इसको, तो ये एज ए वेरिएंट ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में डिफाइन कर लेता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हेलो पंकज जी, कोई डाउट है? जी नहीं सर। तो आप वेरिएबल्स को इस तरह से कर सकते हो। जो बुक मैंने भेजा है उसके पेज नंबर 99 वाले पेज पे आप जाइए। उस पेज के अंदर में उसके आसपास जो चैप्टर है स्टार्टिंग में, उसमें कुछ ये दिए हुए हैं, तरीका दिया हुआ लिखने का, उस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ। सर आपके पास ये बुक है क्या? क्योंकि मैं डाउनलोड तो कर रही थी, यहाँ पे डाउनलोड नहीं अभी मैंने आपको लिंक भेजा है ना चैट पे, हाँ उससे भी नहीं हो पा रही। उससे भी ब्लॉग तो नहीं है आपके साइट। पास अगर डाउनलोडेड वर्जन है तो आप मुझे मेल कर दीजिए। मैम 11 MB का फाइल है, मिल जाएगा? हाँ हाँ मेल चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको, लेकिन नहीं, मैं हाँ चला तो जाना चाहिए। मैं गूगल से भेजता हूँ, आपको गूगल से भेजना पड़ेगा मुझे। ओके। ठीक है, मेरे पास ए बुक है, मैं आपको भेज देता हूँ। मुझे जीमेल से भेजने पड़ेंगे, मैं जीमेल से भेज देता हूँ। आपके लग रहा है ना, आपके सिस्टम में ब्लॉक हो रखा है ना, उन्होंने ब्लॉक कर रखा होगा आपके IT टीम ने। हो सकता है इसलिए नहीं खुल पा रही है। हाँ, इसीलिए नहीं खुल पा रही, ये ब्लॉक हो रखी होगी। मेरी इस आईडी से तो जाएगी नहीं, मुझे जीमेल से भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस आईडी में मेरी 5 MB से ज्यादा नहीं जाती है। ठीक है, मैं आपको इस आफ्टर द क्लास में आपको भेज दूंगा। थैंक यू। तो मैं बता रहा था आपको, उसके अंदर कई सारे तरीके दिए गए हैं बुक के अंदर में कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स का यूज करो। जैसे कि हमने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया डिम आर एज ए लॉन्ग, मुझे लॉन्ग के 5 वेरिएबल चाहिए, तो आपको डिम R1 एज ए लॉन्ग, ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में कॉमा कर सकते हो, कॉमा R1 कॉमा R2 हाँ। पंकज जी क्या कहना चाहते हो आप? हाँ, चैप्टर का नाम है 199 पेज है सर, सॉरी। सर वही है ना सर चैप्टर जो आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ एक्सेल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। हाँ, उसी में देखिए पेज नंबर 99 ओके होगा, 199 पेज नंबर है। तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको अलग टाइप में करना है तो खाए आप नीचे वाले लाइन में कर लीजिए, या फिर इसी में कॉमा लगा सकते हो आप, कॉमा एस एज ए स्ट्रिंग,
ये भी इस तरह से भी डिफाइन आपको हो जाएगा। अगर आप असाइन करना है तो आप r इक्वल टू 50 फिर r1 इक्वल टू 30 इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसी में आप कॉलन लगा लो, r1 इक्वल टू 60, r2 इक्वल टू 50 इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं आप। तो ये तरीके दिए गए हैं आप उसके बुक में, तो प्लीज इसको आप लोग पढ़ने के बाद उसके जो 8-10 एग्जाम्पल्स हैं उस एग्जाम्पल को समझिए, कीजिए और मुझे मेल कीजिए, ठीक है। जब तक ऑब्जेक्ट्स का 5-7 एप्लीकेशन पे यूज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, और ऑब्जेक्ट आपको आगे की हर क्लास में हमेशा हम यूज होती रहेगी। कल आपको मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें कंडीशंस होंगे, फंक्शंस कंडीशंस होंगे, लूप होगा, जिसमें आपको इसको और समझ में आ जाएगा इसका यूज क्या है आपको, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए आगे पढ़ने से पहले।